Indeed a great pleasure to have everybody with us this evening. And today, on Saturday, 10th of April 2021, we extend a very hearty welcome to all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. It's a pleasure, it's a treat, it's indeed very scintillating to have all of you with us. तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं श्री राजीव रायजादा जी के साथ, जो फॉर्मर जनरल मैनेजर है पंजाब नेशनल बैंक के, हमारे सीनियर एडवाइजर हैं इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री में बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर के। और इनके साथ एक जीवन की लंबी यात्रा, बहुत कुछ सारी चीजें सीखने के लिए। और मुझे सबसे अच्छा डॉक्टर चित्रा कपूर का ये अच्छा लगा कि उस बच्ची ने फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यूथ की जो बच्चे की पिक्चर ऊपर लगाई है, इतनी सारी कॉइन सामने रखी है कोरोना के टाइम में कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि इनका करूं क्या, क्योंकि बहुत सारे नए रूल्स, रेगुलेशन, चैलेंजेस। सो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने चेंबर की तरफ से, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे फाइन, स्टे फिट। और देखिए जो भी परहेज, आज तो कमाल हो गया। आज का जो इससे पहले का वेबिनार आयुर्वेदा का हुआ है, मैं हर प्राणी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएस मोटिवेटर के चैनल पर आकर आज शाम का जो कार्यक्रम था आपका 6:30 बजे का, आयुर्वेदा फॉर वेलनेस, ग्लोबल वेलनेस, वो जरूर देखेगा इस कार्यक्रम के बाद जिन्होंने मिस किया, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने एक एक बातचीत की कि ये कोरोना जो सेकेंड वेव है ये क्या है, ये कितनी भयानक है, कब तक रहने वाली है, क्या खाना चाहिए और क्या कैसे पानी का सेवन भी करना है, हर चीज का उन्होंने एक एक चीज, कमाल का सेशन था आयुर्वेदा की तरफ से। तो मैं सभी से जो जुड़े थे उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं चाहता हूं विश्व का कल्याण हो, क्योंकि इट्स ऑलवेज ए वसुधैव कुटुंबकम, दैट मीन्स द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। एंड इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री always sends its best wishes to everybody। जहां भी आप विश्व में हैं अपना ख्याल रखिएगा, और हम सब एक हैं। आपका दुख हमारा दुख है, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को पिछले साल आई। इस नई एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे बदलाव, छठी क्लास से ही बच्चे कोडिंग में बच्चे वोकेशनल में, स्किल्स में, कॉम्पिटेंसीज में, कैपेबिलिटीज में, बहुत सारी चीजों में बच्चे चले जाएंगे। और 10 दिन का तो बैगलेस स्कूल भी होगा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एजुकेशन इकोसिस्टम व्हिच इज कमिंग ऑन द वे। फिर कोई आर्ट्स नहीं, कॉमर्स नहीं, साइंस नहीं, हर एक को हर एक सब्जेक्ट आना चाहिए, सब चीजें आनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री बेसिकली भारत को आत्मनिर्भर भारत भी बनाना चाहते हैं। उनका प्रयास है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने और वी शुड बी ऑल सेल्फ रिलायंट। माननीय हमारे वित्त मंत्री, शी गेव द बजट ऑन 1st of February। शी टॉक्ड अबाउट 6 पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, और हम पिलर नंबर 4 पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज की रिफॉर्म्स फॉर एजुकेशन सेक्टर इन द बजट 2021। आत्मनिर्भर भारत की बातचीत करें तो टीचर्स और यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंटरप्रेन्योरशिप का और एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का बहुत रोल है इंपॉर्टेंट, और हॉलिस्टिक एजुकेशन की जरूरत है। हमारा चेंबर डाटा कलेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड से, और जितना डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं हर जगह से एक ही बातचीत आ रही है, सादा भोजन खाइए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए और डिजिटल एजुकेशन में आ जाइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ में आ जाइए। कोई पता नहीं है कब तक कोरोना रहेगा और कैसा रहेगा, और ये भी पता नहीं है इसके बाद कोई और डिफिकल्टी भी ना आए। तो हम लोग अपने चेंबर की तरफ से, हमारे फिनिशिंग स्कूल की तरफ से सुबह से प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये देखिए कितने कार्यक्रम है, 28 कार्यक्रम पर वीक है ये कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले आप देखिए आज सुबह विमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम था 11 बजे, फिर हमारा शाम को सिंगापुर से 5 बजे वाटर मैनेजमेंट था, उसके बाद 6:30 बजे आयुर्वेदा था, और अब आपका फाइनेंस और इंश्योरेंस का है। और कल रविवार को भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सुबह 9:30 बजे आपका अमेरिका से डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट है,
that is विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर. What is the purpose of education? Why do I go to school, college, university, institution? और उसके बाद 11:30 पंजाबी में कार्यक्रम है सिनेमैटिक टूरिज्म दिल दिया गल्ला, जहां पर पिक्चरों की बातचीत होती है क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है. उसके बाद 3 बजे दोपहर को नॉर्थ ईस्ट का कार्यक्रम होगा, इंडिया आसियान सीरीज. शाम को 5 बजे एम्पावरिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. और कल रात 8 बजे अपने एनआरआईज के साथ, नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ अमेरिका से कार्यक्रम रहेगा. हमारा चेंबर डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, समर्पित है, अर्पित है हर तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ को. यह हमारा फिनिशिंग स्कूल. और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि आज 10 अप्रैल 1994 को चंडीगढ़ के अंदर इस सारे फिनिशिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट, आज के जीवन की यात्रा 27 साल पहले शुरू करी. और बहुत सारे लोगों का उसमें योगदान, उसमें राजीव रायजादा जी का भी बहुत बड़ा योगदान. He trusted us. He was very kind, very, very helpful. So, ladies and gentlemen, whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. Let's come together. Let's move together. Let's make education relevant. And आज हम बातचीत करते हैं कि जो फाइनेंस है, जैसे हम हर बार आपसे बातचीत करते जाते हैं और कहते हैं कि जो फाइनेंस है ये हमारे एजुकेशन के इकोसिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं है. कोई भी सब्जेक्ट हो, बच्चा आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में है, नॉन मेडिकल में है, अरे भाई किसी भी कॉम्बिनेशन में है, फाइनेंस तो जीवन का हिस्सा है. तो व्हाई डोंट वी हैव अ बेसिक्स ऑफ फाइनेंस बीइंग टॉट टू एवरीबॉडी. उसको आप कहिए फाइनेंशियल लिटरेसी. आइए, आज हमारा 5वां कार्यक्रम है. इस प्रयास में हम आगे बढ़ते रहेंगे. आपको याद होगा कि पिछली बार भी हमने जब बातचीत की थी 3 अप्रैल को, तो 3 अप्रैल के प्रोग्राम के अंदर न्यू पीएफ रूल क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग क्या है, न्यू वेजेस कोड क्या है, और स्टैंडर्ड एश्योरेंस प्लान जो 1 अप्रैल से आया है वो क्या है. इन सब के बारे में आज विस्तार से बातचीत करेंगे, सब चीजों को आगे लेकर चलेंगे. और देखिए, सारा बदलाव होगा, सब कुछ अच्छे से होगा. भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, और राजीव रायजादा जी जैसे लोग, स्मार्ट लोग, डेडिकेटेड लोग, डिवोटेड लोग और बिल्कुल समर्पित लोग इस सारी चीज को आगे लेकर चलेंगे. इन्हीं शब्दों के साथ राजीव रायजादा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत हार्टी वेलकम, प्लेजर टू हैव हिम. और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. और सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर पेन पेपर लेकर बैठे तब भी अच्छा है, नोट करना चाहें तब भी अच्छा है, और बीच में अपने कमेंट्स डालते रहिएगा. और आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले ममता जी, जूली जी, साक्षी जी, बालकृष्ण जी, सौरभ जी, उसके बाद न्योई नोदू फ्रॉम अरुणाचल, अमनप्रीत जी, उसके बाद संजीव भारद्वाज जी इंडियन एयरफोर्स से, अवन नारायण दीक्षित जी लखनऊ से, और उसके बाद लेट्स गेन नॉलेज, ये भी कोई है अमेजिंग टॉपिक. ओके, उसके बाद हमारे और बहुत सारे लोगों के विचार हैं, अपने विचार भेजते रहिए. एक गुलबग रंधावा जी भी आए हैं आज, इनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन है. और ममता जी लिख रही हैं, बजट इज एसेंशियल टू ब्रिंग विद इन योर मीन्स एंड सेविंग इनफ टू मीट योर लॉन्ग टर्म गोल्स. आज के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं. एक कीर्ति मुंजाल जी भी आई हैं, ये प्रिंसिपल हैं. वेरी गुड आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग फाइनेंस इन द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन, वंडरफुल. और उसके बाद साक्षी जी एंड लेट्स गेन नॉलेज एंड गुलबाग रंधावा जी, इन सब का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है. ये सब लोग यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं. अपने अपने कमेंट्स डालते जाइए, विचार डालते जाइए, सुनते जाइए. कोई चीज आप और विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो भी आप राजीव रायजादा जी से पूछ सकते हैं. इन्हीं शब्दों के साथ आज की शाम आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, hearty welcome, pleasure to have all of you. And ladies and gentlemen, with the total energy, positive energy, dynamism, let's talk about the financial management. Chaliye. Thank you, Dr. Saab. I'm really grateful for giving me an opportunity to interact with such wonderful people and to be a part of this excellent initiative which you have taken. And really, I am amazed at the amount of work that is being done on this platform. Really, I don't believe that there is anybody else who is doing this kind of work. It is really amazing. And I feel that the people who are joining here, they are really empowered in a unique way.
तो मैं पता आपको क्या है, बहुत राजीव जी, जी 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 राजीव जी, आपका कार्यक्रम शुरू करने से पहले ये प्रोग्राम इतना रोचक, मनोरंजक और इतना ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि मोहम्मद रफी जी का एक गाना है, मुझे याद नहीं कौन सी फिल्म का है, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये आप जैसे जो हम राज हैं, हम जुल्फ हैं, हम राही हैं, हम नवाज हैं, उन लोगों के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम आगे चलिए, आइए राजीव जी। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायरी जो है वो इसका एक और डायमेंशन ऐड कर रही है इसमें प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए थे स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। ये प्रपोज किया गया था कि फ्रॉम 25 बेसिस पॉइंट्स टू 110 बेसिस पॉइंट्स, दैट मीन्स के 0.25% से लेके 1.10% तक ये प्रपोज किया गया था कि 1 अप्रैल के बाद ये स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं जिसमें पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससीज वगैरह जो जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड हैं, इस इन स्कीम्स में बेसिकली इन्वेस्ट करने वाले वो लोग थे जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है या प्लानिंग नहीं करते। बेसिकली जिसमें बहुत बड़ा नंबर जो था वो बड़े सीनियर सिटीजन्स का था, जिन्हें ये लगता था जो अपनी इन्वेस्टमेंट बजाय कहीं कैपिटल मार्केट में जाने के या शेयर मार्केट में या ऐसे किसी मार्केट में जाने के जिसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो या थोड़ी सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो या जिसको मॉनिटर करना पड़े, उसके बजाय वो एक सेफर ऑप्शन के लिए, जिनको सिक्योरिटी जिनके लिए एक बहुत बड़ी एलिमेंट थी, वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, तो वो लोग उसमें उनके पैसे उसमें लगे हुए। और जब ये प्रपोज किया गया कि ये इस तरह से एक बड़ा स्टीप रिडक्शन थी प्राइस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो ये महसूस किया गया, बहुत लोगों को ऐसा लगा कि जिनकी लाइफ की डिपेंडेंसी ऐसे डिपॉजिट्स पर थी और बेसिकली इंटरेस्ट अर्निंग जो उनकी सबसिस्टेंस का एक सोर्स था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा, इट वाज ए वेरी बिग शॉक। और ऐसा लगा कि खास तौर पे ऐसे समय में जब गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाहती है, राहत देना चाहती है लोगों को कोरोना की कंडीशन में, तो ऐसा शायद ये एक बहुत ही सीवियर सेटबैक था। अ, पिछली बार मुझे कुछ ऐसा एक आइडिया था, तो ये मैंने सोचा कि ये यहाँ ना डिस्कस करके अगले वीक में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट दिस रिडक्शन हैज बीन टेकन बैक बाय द गवर्नमेंट। ये जो रिडक्शन होनी थी, इसको माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया कि जी दिस सर्कुलर वाज इशूड बाय एन ओवरसाइट and it has been taken back. So the rate of interest which were applicable in the last quarter of 2021 will remain in force. So that has been taken back. कहीं आपने ये प्रोग्राम एक हफ्ता इसलिए तो डिले नहीं किया था? मुझे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद ये हो सकता है, अच्छा जी। क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन आए थे हाँ जी। उसके उसके बाद काफी ज्यादा ये भी, इस बात पर भी बहुत डिबेट हुई कि ये वापस क्यों लिया गया। लोगों का ये कहना था कि शायद ये इलेक्शंस जो चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया गया है, और खास तौर पे इसलिए कि ये जो डिपॉजिट्स हैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में, डिपॉजिट है अराउंड 15% कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लेकिन इस बात पर काफी डिबेट हुई, बड़ी ज्यादा चर्चा भी हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा जो मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, और उस पर जो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने 9 तारीख को 7 तारीख को उन्होंने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, और जो ये वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइट में अगर हम देखें तो ये एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि ऐसा किया जा रहा था कि जो एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, दैट इज बीइंग कंटिन्यूड।
ये जो जो क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है वो भी हम बाहर नहीं निकले हैं, और अदर जो सेकेंड वेव के बाद जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इसके बावजूद हालांकि देयर आर मैनी green shoots, many positive developments. Economy is steadily on the back track of growth again. तो उसके अनुसार ये एक अगर ये रिडक्शन की जाती तो शायद एक बड़ा कंट्राडिक्टरी स्टेप होता. It would have defeated the very purpose of the so many other changes which have been brought. मैं थोड़ा सा उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो MPC Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India, they met on 5th, 6th and 7th of this month, after which on 7th this statement was these decisions were taken, and the monetary policy was revealed by Shaktikanta Das, the Governor Reserve Bank of India. इसमें जो बड़ा इम्पोर्टेंट चेंजेस थी, जो अगेंस्ट जो प्रेडिक्ट किए जा रहे थे उनको बिलाई करते हुए, फॉर 5th क्वार्टर इन ए रो the repo rate has been kept at 4%. The reverse repo rate has been kept at 3.535%. Marginal banking rate and bank rate is again at 4.25%. और जो उन्होंने जो आउटलुक दी है, जो पिछले साल का जो व्यू पॉइंट दिया है, ड्यूरिंग लास्ट ईयर there was a contraction of 8%. Our economy and the GDP was contracted by 8%, which is the same figure which has been given by IMF. उसके बाद ये contraction के बाद उन्होंने जो फ्यूचर आउटलुक थी उसमें था कि मॉनेटरी पॉलिसी को ये डिसाइड किया गया दैट इट विल रिमेन अकोमोडेटिव. दैट मीन्स जो पॉजिटिव ट्रेड्स लिए जा रहे थे, जो जिन चीजों पर सॉफ्टर अप्रोच थी, फैसिलिटेट करने की थी, जो पॉजिटिव जो एड करने के लिए था, ग्रोथ को पुश करने के लिए था, दैट अकोमोडेटिव स्टैंस ऑफ द गवर्नमेंट विल रिमेन. उसके लिए जो बड़ा एक स्टेप जो प्रपोज किया गया कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो सरप्लस फ्लोट किया लाया जा रहा है, उसको इनेबल करने के लिए जब RBI will be bringing bonds of 1 lakh crores during the first quarter itself. That means there will be 1 lakh crore additional liquidity during the first quarter. It's only for the first quarter, and again there has been a lot of incentives are being proposed. उनको प्रपोज करके जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज की जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है ग्रोथ के लिए. और जो इस सब पर बेस्ड जो जीडीपी प्रोजेक्शंस दी गई हैं फॉर दिस करंट ईयर, लास्ट ईयर हमने देखा कि पिछले साल में देयर वाज ए कंट्रैक्शन ऑफ 8%, बट दिस ईयर RBI has again proposed, they have remained firm, they have again reiterated that the GDP growth during 21-22 is going to be 10.5% positive growth, which is very, very good. And again, I am also happy to submit here that the same projection by IMF has just been revised. Just लास्ट वीक IMF ने इसको रिवाइज करके उन्होंने ऑलरेडी वो कह रहे थे कि 11.5% ग्रोथ होगी. नाउ दे हैव रिवाइज्ड इट एंड सेड दैट इंडिया इज लाइकली टू ग्रो बाय 12.5%. सो दैट मींस IMF के जो प्रोजेक्शंस हैं, दे आर बेटर देन द प्रोजेक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So it is being considered that perhaps at least then we can safely assume it will not be less than 10.5%. In any case, it can be in the neighborhood of 11, 11.5 or even 12%. So that is a very good robust growth. और सबसे बड़ी बात ये है कि during first quarter itself,
That means first quarter of the current year, there is a projection of growth of 26.2%. First quarter growth will be 26.2%. Quarter two growth will be 8.3%. Quarter three will be 5.4%, and quarter four will be 6.2%. Aggregate growth during this year will be not less than 10.5% in any case, and that is better than the projections as compared to other economies. Even China, we are going to do much better than China. इस जैसे मैंने कहा accommodative growth की बात है, accommodative stance की बात है, तो government is increasing its capital expenditure just to pump in more money into the economy, but at the same time ensuring that there should be assets. अगर आप economy में pump in कर रहे हैं, if you pump in as doles, perhaps then the result would be that we will be entering into an expansionist mode, but inflationary mode. That will increase inflation. But here the assets will be created since last September, because up to September, then the requirement was different. Requirement was sustaining through that most critical period of the sickness. This was a challenge before all economies. All the countries were adopting different steps. The wonderful part of our economy was that during that time, India, while it was not possible that you go in and give out doles, but at the same time, India launched the biggest food security program in the world at any time. In the world, there has not been any peer, any time, any other example that this scale of providing food to the people to sustain this crisis has never happened. और इतना बड़ा जो हमने प्रोग्राम देखा, at the same time that the thrust was not on expansion, the thrust was not on growth at that time, because you cannot put on your foot on the accelerator when your other foot is on the brakes. So that means at that time we were pushing for sustaining, we were pushing for combating this crisis and enabling the people to come through it. But at the same time, since September, since the situation started improving and the green shoots were coming, and we were backed by a very good, very robust agricultural growth. We had a very good crop last year. That was one of our savior, because all said and done, India is still an agrarian economy. So our economy depends on agriculture. So there was a very good agriculture crop in last year that helped us to combat this crisis much more. In September, our YOY increase in the in expenditure on capital, means capital expenditure increase YOY in September was 129%. That means almost double. In November 20, this YOY growth in our capital expenditure was 249%. That means almost 3 times. Then in December, again, it was 60. That the last figure I had. That was 62%. So that means we have put lot of capital expenditure, which is again going to create very valuable assets, and provided that is also one of the key parameters why the IMF is so bullish about our growth projections. So that is something which has given lot of thrust to our economic revival. One important factor here is that Indian model of growth or the planning has been so meticulous and so systematic
rather than having any knee-jerk reactions, like just pumping in money, giving out doles, like so many other economies, that they have just simply gone and given incentives to the people. लोगों में just पैसे बांट देने. So even in an economy like America, perhaps it has not been as systematic, as well planned, as well timed, and as well articulated as has happened in India. और किसी वक्त जब इस क्राइसिस के बाद एक हिस्ट्री लिखी जाएगी, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी जाएगी, मैं ये समझता हूँ जिस सिजेसिटी के साथ इंडिया ने इसको टैकल किया है, ये तो जरूर कहा जाता है कि जी पहले हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे और अब शायद वो एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं और जो एक्सपीरियंस ऑफ द कंट्री है वो शायद काफी डिफरेंट है. सो मैं ये समझता हूँ कि ये अगेन इसीलिए वर्ल्ड इज सो, IMF इज सो बुलिश, एंड इवन जो इंडिया बेटर्स हैं, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो इंडिया की प्रोग्रेस को डिस्काउंट करते हैं, जो इंडिया की प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. आई कुड फाइंड दैट इवन फिच projection is that India will be growing by 9.5%. वो नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं ना सर, जी जी बिकॉज दे वांट टू मिसलीड. जी जी जी. हाँ. तो इसके बावजूद सर उनकी जो प्रोजेक्शन है वो 9.5%, मीन्स 9.5% भी अपने आप में एक बहुत अच्छी ग्रोथ है. तो गवर्नमेंट जो GSAP में गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रही है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर में ही हम 1 लाख करोड़ जो है दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी. और आपने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने जन आरोग्य योजना, PMJAY, नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत में और ऐसे प्रोग्राम्स में किया है. और एक जो जो बड़ा जो जो थंब रूल जो हमारे अडॉप्ट किया है कि GDP का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर of the country during now, which is around 1% of GDP, is going to be raised to the level of 2.5% to 3%. So that means that there will be major expenditure in the health program. So that is going to create lot of value. एक बड़ा जो मॉनिटरिंग, हेल्थ सर्विसेज की मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, या बाकी उसमें किस तरह से उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए. हमने देखा है कि कितना बड़ा एक प्रोग्राम जो आयुष्मान भारत और ये लॉन्च किए गए हैं, which again has no parallel in the world. So लेकिन at the same time now I'll say that there are severe challenges also. बहुत बड़े, अभी we are not just around this crisis. हमने देखा कि दोबारा से फिर किस तरह से एक सेकेंड फेज की बात होने लगी है, सेकेंड वेव ऑफ डिजीज आने लगी है. और खास तौर पे मोस्ट अलार्मिंग पार्ट इज दैट परहैप्स प्लेसेस लाइक मुंबई एंड दिल्ली, these are among those areas where this is expanding like anything. And unfortunately we see that in our growth we have a lot of dependence on these economies, these places. Mumbai and Delhi alone has more than 17% share in our GDP, national GDP. So any such crisis coming here is going to be a big challenge for the country. So, lekin again, as I was saying, that agriculture and services industries is now the backbone. Services industry is a very big thing, because in gross value added part of the GDP, the share of services industry is 54%, and 4/5 of the FDI is being sourced by service industry only. तो एग्रीकल्चर में का है 17.8%. So we can just compare how much role the services industry has and how much services industry is enabling the foreign direct investment into the country.
So that is very important. And the best part is that in spite of this crisis, in spite of this major challenge, the services industry is still maintaining its growth and maintaining its contribution in the economy. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है ना जी कि एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जी उनको सपोर्ट करने के लिए भी तो सर्विसेज का कंपोनेंट है जी, कई तरीके की सर्विसेज वहां पर भी हैं जी जी which has to be given over there. जी In fact, हमारे प्रोग्राम में बहुत जल्द, आई थिंक विद इन ए मंथ और सो, अमेरिका से एक बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी आ रहे हैं जो जी पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी सम्मानित किए गए और नवाजे गए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश शेठ। अच्छा जी Professor Dr. Jagdish Sheth, not Seth. Seth are Punjabis. Sheths are from Gujarat. And Jagdish Sheth ji, हमारे program में, he will be coming very shortly. He is a person of a international stature as far as, and he very strongly supports services sector. And he says कि सर्विसेज सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बगैर कुछ भी नहीं, आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग आल्सो नीड सर्विसेज सेक्टर। प्लीज गो अहेड सर। एंड वी हैव आल्सो बीन जॉइंड बाय हिमांशी कौशिक, तनवीर कौर धिमान जी, and couple of other people, Mamta ji and Amanpreet and Sakshi and Balkrishan ji. You all are amazing people. Keep sending your views. I'm very happy to hear that. मैं आपके जितने सजेशन है सारे लास्ट में कवर करूंगा। प्लीज गो अहेड सर। जी and another here an important news also I want to share which has happened during this week only. हाँ जी। One ordinance, through an ordinance, one change in one new facility has been created, brought in by under the insolvency and bankruptcy and insolvency code. So there is an introduction of a pre-packaged insolvency resolution process, which has been notified also. It was brought in by the ordinance. Ordinance has been issued, and that ordinance says that it is applicable for MSME. In this, very broadly, I will say that because insolvency is also taking lot of time, it was brought in to counter the challenge of delinquency, and that delinquency was happening. And again, the purpose was that how fast and how quickly you can bring in the exit clause, and you can also allow such corporate debtors to exit who are finding it very difficult to continue. And also you can maximize the value of the assets owned by this, and make the people recover their dues, whatever is possible, as fast as it can be done. So for MSME only, where the delinquency may be not less than 10 lakhs, and they can, MSME, the micro, small, and medium enterprises, they can opt the way of this pre-packaged insolvency resolution process, where in the beginning, upfront, they will have a resolution plan. They can come to the NCLTs, to the adjudicating authorities with a well prepared, laid out resolution plan. They can bring that before them, and if it is accepted by the by the creditors, then they can or adopt it, or the creditors can choose to bring in another plan, or otherwise the route of liquidation will be there. So this has been during this week only. This has been brought. This is also going to be a major change, especially for the MSME sector. So this is one news which I wanted to share. So थैंक यू। हाँ जी, बहुत brief, बढ़िया। briefly, I will also like to talk about that. In the slide, we were talking about the where the senior citizens have been permitted, exempted from filing the their income tax return. So I did the senior citizens beyond 75 years
who are having income only from interest income or rental income. और So पेंशन वगैरह जी, पेंशन, pension is included, sir. ओके, Pension or रेंटल rental and और इंटरेस्ट, interest. ठीक So है जी, they will not be required to file their return beyond 75. But ओके if there is any professional income or any business income, then that will be a different thing. Otherwise, they will not be required to file that. Okay, great, wonderful. That's a remarkable. Thank you very much, sir. Very informative, very informative. कुछ सुझाव आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. जी जी जी. Very interesting. People have requested me कि अगले सप्ताह से जो आपने आज व्यूज दिए हैं, अगर हम उसकी 2-3 स्लाइड बना लें तो लोगों को और डिटेल में समझ आ जाएगा. ठीक. तो ये हम सर व्हाट वी विल टेल डॉक्टर चित्रा that she will prepare, she'll keep it ready. मैं आपके लिए फ्लिप थ्रू कर दिया करूंगा और आप उसको दिखा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जी. सेकेंडली सर, किसी का सजेशन है कि एमएसएमई सेक्टर का एक बार फिर बता दीजिए क्या है. सर एमएसएमई पहले तो मैं थोड़ा सा बिकॉज सम देयर मे बी नॉट देयर मे नॉट बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज एमएसएमई. एमएसएमई इसको इस पूरे प्रोग्राम को नेक्स्ट सप्ताह लें जी. जी ठीक कर लें पूरे प्रोग्राम को एमएसएमई को अगले सप्ताह फाइनेंशियल सेक्टर के साथ ले लें पूरा. ठीक है. ठीक है जी, आप अगर चाहे तो, पर फिर भी आप ब्रीफली नहीं कुछ बताना चाहिए. अगर देखिए मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि in where the plant where the investment in plant and machinery or equipment is not more than 1 crore rupees and the turnover is not more than 5 crore rupees, these units qualify to be called micro enterprises. हाँ जी. Where the investment in plant and machinery or equipment is not more than 10 crore and turnover is not more than 50 crores, such enterprise will be called a small enterprise. Where the investment in plant and machinery or equipment is not more than 50 crores and the turnover is not more than 250 crores, such enterprise will be called medium enterprises. Medium enterprises, yes. So, as MSME, micro, small and medium enterprises will qualify that in case they are feeling that they are not able to service their debts, they are not able to service their obligations to their creditors, they can choose to go to the adjudicating authority, which in their case is this will be applicable on the corporate sector only. That means on the companies and the LLPs, limited liability partnerships. उसको सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे सर कि अगर वो इंटरेस्ट अभी नहीं दे सकते तो वो डेफर हो जाएगा, बाद में देंगे? नहीं सर, हाँ जी, वो सर डेट नहीं पे कर पा रहे. It's not a question. They are becoming insolvent. जो लोन लिया था, जो पैसा लिया था, वो वापस नहीं कर पा रहे. जी, पैसा उनके क्रेडिटर्स का पैसा. मैं समझ गया. This can be from the financial creditors, जो जिन्होंने पैसा चला उनको दिया है. It can be from banks. It can be from other people also. Okay. It can be debentures also. Okay. Which does not qualify to be equity. ऐसे कोई देनदारी है या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स मींस के जिनसे उन्होंने माल खरीदा है लेकिन उनको पैसा नहीं दे रहे. उनके एम्प्लॉइज हैं, उनको वो सैलरी नहीं दे पा रहे, रेंट नहीं दे पा रहे, कुछ ऐसा जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनको पे नहीं कर पा रहे और उनको लगता है कि दे आर नॉट एबल टू सस्टेन. दे कैन गो टू NCLTs, दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर लिक्विडेशन for this insolvency resolution process, which will be called pre-packaged. Otherwise ये था जी कि जब वो जाते थे तो it used to take very long there also. ये देखा है, purpose of bringing IBC, insolvency and bankruptcy code, was to have a quick resolution, but again it is spreading. 330 days were permitted तक वो चला सकते हैं, उसके बाद लिक्विडेशन में चले जाते हैं. अगेन इट इज टेकिंग मच मोर टाइम.
इसके लिए टोटल 180 days are there. That means within 6 months they will, when they come to the NCLT, उससे पहले उनका resolution plan तैयार होगा. They will Wonderful. come and file a resolution plan. They will simply say that, look here, I want an insolvency resolution process. जिसके लिए मेरे पास ये plan है, that plan will be given. Immediately, a credit committee will be formed of the financial creditors. Where their financial creditors are not there, operational creditors, उनको वो फाइल करेंगे. अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो रेजोल्यूशन प्रोसेस, रेजोल्यूशन प्लान उसी वक्त वहां से इंप्लीमेंट हो जाएगा. Otherwise, a fresh resolution plan will be taken, which will be compared with the resolution plan submitted by them, and the process will be done. Thank you, sir. But yes, sir. वेरी इंफॉर्मेटिव. और बालकृष्ण जी लिख रहे हैं कि राजीव रायजादा जी, यू गिव अस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी बिकॉज फाइनेंस सेशन इज ऑलवेज वंडरफुल. Thank you so much. Thank you so much. ओके, सौरभ जी लिख रहे हैं इनोवेटिव सेशन, अमेजिंग सेशन. फिर दिलशान वफा लिख रहे हैं वंडरफुल सेशन. और करणप्रीत सिंह जी लिख रहे हैं अमेजिंग. और एक आ रहे हैं रिसोर्सफुल सेशन. एक का है वाइब्रेंट टॉक. वाओ, दैट्स ग्रेट. Really a tremendous learning experience in today's session. Mamta ji, great. Keep writing. I'm so very happy. Okay, एक दो सजेशन और हैं सर, वो मैं जी शेयर जी कर लेता हूँ. पहले सभी बच्चों के लिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मेरे लिए तो सब बच्चे ही हैं ना, मैं तो उनको बच्चा ही कहूंगा. जी जी तो बड़े छोटे जितने भी जुड़े हुए हैं, सबसे पहले राजीव रायजादा जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ चीजें क्विकली शेयर करेंगे. किसी का सवाल आया है इसके अंदर तो मैं आपको बता दूं. देयर आर 39 सेक्टर स्किल काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उनमें से एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जिसका नाम है BFSI. BFSI, इसकी फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस. ये सेक्टर स्किल काउंसिल जितने भी आपके बैंकिंग के, फाइनेंशियल सर्विसेज के और इंश्योरेंस के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपकी किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट है, ये देखते हैं. अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आज राजीव रायजादा जी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन सबको देना चाहेंगे कि बीएफएसआई का एक लेटेस्ट प्रोग्राम आया है, 16 घंटे का और 8 दिन का ऑनलाइन, 2 घंटे रोज. और अगर ये आप कर लेंगे, इस कोर्स का नाम है बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स. और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसकी स्कॉलरशिप है. और अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन वी वुड लाइक टू गिव. नंबर 2, किसी का सवाल आया कि स्टार्टअप्स के बारे में हमें बताइए, तो अगले प्रोग्राम में जरूर आपको स्टार्टअप्स के बारे में भी बताएंगे, फाइनेंशियल सेक्टर के. और किसी ने बताया फिनटेक स्टार्टअप्स, तो तकरीबन 32 के करीब कोई नए ऐप आए हैं, उनके बारे में भी अगली बार आपको जरूर बताएंगे. दिस इज ए वेरी गुड आइडिया. फिर किसी ने कहा कि जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2021 को, तो आप हर सप्ताह जब बैंकिंग का और फाइनेंस का और इंश्योरेंस का ये प्रोग्राम करते हैं, तो आप एक स्लाइड हमें बजट की दिखा दिया कीजिए, ताकि हम थोड़ा क्लियर हो जाएं कि हमने इस पर्टिकुलर सेशन में क्या लर्न करना है और गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है. ये पार्ट हमने बिल्कुल आपसे समझ लिया. फिर किसी ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर का जो आज एक्सप्लेन किया गया, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीक कवर कीजिएगा, हम इसको जरूर करेंगे. और आज ये भी बताना चाहेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर कि 13 मई को पिछले साल 13 मई 2020 ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी हैड डिक्लेयर्ड कि अब सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी एट पार विद ईच अदर. पहले सर्विसेज सेक्टर नीचे था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर था. इसलिए जो 3 स्लैब आपको आज माइक्रो स्मॉल मीडियम की राजीव रायजादा जी ने बताई, हमारे सीनियर एडवाइजर ने, वो बेसिकली स्लैब ये थी कि भाई आपका टोटल असेट कितना है और आपका टर्नओवर कितना है. इसकी स्लाइड भी हम अगले सप्ताह आपको जरूर दिखाएंगे. जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पैकेज है, इसके लिए हम अगले सप्ताह राजीव रायजादा जी से निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा विस्तार से डिटेल को लोगों को थोड़ा इसके बारे में और बता देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 लोगों का है कि और
डॉक्टर चित्रा कपूर को, ये जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उनको ये बताया जाएगा कि अगले सप्ताह जो भी राजीव राजादा जी उस सप्ताह का, उस पर्टिकुलर वीक का डिस्कस करना चाहते हैं, उसको स्लाइड के माध्यम से ले जाएं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं. दे वुड लाइक टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज वी वांट कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बेसिक फाइनेंस हर एक को समझ आए, एंड इट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर स्कूल एंड आवर हायर एजुकेशन इन इंडिया. विद दीज वर्ड्स, बहुत बहुत आभार राजीव रायजादा जी का. जाते जाते अगर आप बच्चों से कुछ कहना चाहें तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी. राजीव जी, अगर आप कुछ भी कहना चाहें बच्चों को, टीचर्स को, एजुकेटर्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को, कोई शब्द आप अपनी तरफ से, कोई वाक्य बताना चाहेंगे, ताकि अगले सप्ताह तक इनकी ऊर्जा, इनकी एनर्जी और इनका तापमान वो बिल्कुल सही रहे 98.4. बताइए. नहीं, बस जैसे बताया जी इन्होंने, तो वी विल ट्राई टू कवर दिस, इसको स्लाइड्स के थ्रू लेके आएंगे. हाँ जी. जैसे बजट भी है, एक प्रोग्राम में तो सारा नहीं कवर नहीं किया जी, जा सकता, एक तो स्लाइड दिखा देंगे जी, एक every स्लाइड बस. हाँ जी. one salient feature, one important बस. thing we will try to cover, बिल्कुल and जी. we will try to cover one by one, so that कि हर बार कुछ और वो उसको डाइजेस्ट करना भी आसान होता है. वेरी नाइस जी, वेरी तो नाइस, वेरी नाइस. we'll just take it थैंक यू. forward. Thank you, sir. Very kind of you. Pleasure to have you. Look Thank forward to next Saturday, 8 p.m. जब हम फिर दोबारा मिलेंगे. आपको याद होगा, आज से बरसों पहले रेडियो you. सिलोन से इनाका गीत माला कार्यक्रम आया करता था, अमीन जिसमें सियानी. 16 गीत अमीन सायरी जी अमीन का. सियानी. और उन्हीं की तरह राजीव रायजादा जी की वाणी से हम फाइनेंस का अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे अगले सप्ताह आप सब लोगों के लिए. और तब तक के लिए शब्बा खैर,